The second very important topic related with the class 12 examination is the State Reorganization Commission. Most of you are well aware of the State Reorganization Commission of 1956. Many of us knows about it. तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखेंगे. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एवरी ईयर क्वेश्चन कम्स आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. स्टेट इलेक्शन कमीशन आइदर रिकमेंडेशन भी आता है, कभी कभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में के साथ रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट historical background as well as some of the important points related with this we will discuss about. तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो यहाँ पर हम देखते हैं SRC, जिसे हम इन ब्रीफ कहते हैं SRC 1956. तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट है क्या. थोड़ा हम हिस्ट्री में जाते हैं. तो हमें पता है 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो हमारे देश में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरीज को लाया गया है. तो हम यहाँ पर जस्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाई दिस पर्टिकुलर आफ्टर दिस पर्टिकुलर introduction of the constitution, and why after the introduction of the setup of the state after the independence, what was the need of this SRC and why the state was reorganized. This is the simple things we will discuss about. So let us start from the very specifically we will start from the 1949. Why 1949? एक्चुअली 1949 पे दो इम्पॉर्टेंट, एक कमीशन आया और एक कमेटी आया था. जिस कमीशन ने द धार कमीशन ऑफ 1949, DHAR, धार कमीशन ऑफ 1949, इट वाज अपॉइंटेड बाय दैन गवर्नमेंट. उस समय की सरकार ने उसको अपॉइंट किया था. क्यों अपॉइंट किया था? ताकि पर्टिकुलरली जायज़ा लेने के लिए कि मैनी ऑफ द स्टेट्स वर डिमांडिंग, हर एक जगह डिमांड कर रहा है कि हमें अपने लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट चाहिए हमें. तो उस पर्टिकुलर चीज़ को जायज़ा लेने के लिए, लेकिन धार कमीशन ने उसको क्या कर दिया, दे डिनाइड द सच डिमांड बाय द पर्टिकुलर लोकेलिटी टू हैव ए स्टेट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज. तो धार कमीशन ने क्या किया, लैंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स का जो डिमांड था उसको रिजेक्ट किया. तो इसके बाद कांग्रेस सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाया गया, JBP कमेटी. J stands for जवाहरलाल नेहरू, V stands for वल्लभ भाई पटेल, and P stands for पथबी सीतारामैया. यहाँ पर और एक आदमी का नाम है पोट्टी श्रीरामालू, कंफ्यूज नहीं होना है. पथबी सीतारामैया वो उस पर्टिकुलर कमेटी में थे, JBP कमेटी. वही सेम 1949 पे ये कमेटी था. उस कमेटी ने के भी क्या किया है, जायज़ा लिया कि क्या वो डिमांड जो है स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, वो डिमांड सही या नहीं है. लेकिन उस कमेटी ने भी क्या किया है, दे ऑल्सो गेव द नेगेटिव फीडबैक टुवर्ड्स द डिमांड बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट. तो दोनों कमेटी का जो फाइनल जो आउटकम था वो निगेटिव था टुवर्ड्स द स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज. फिर क्या हुआ, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या हुआ, आंध्रा स्टेट में वहाँ पर पोट्टी श्रीरामालू ने, एक वेटरन गांधी लीडर थे, उन्होंने डिमांड किया कि एक तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक आंध्रा स्टेट चाहिए. और वो फर्स्ट में चले गए, भूख हड़ताल में चले गए. फिर क्या हुआ, वहाँ पर वो 56 डेज तक वो भूख हड़ताल में थे और उसी भूख हड़ताल में उनका देहांत हो गया था. ही वॉज डाइड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोटेस्ट मेड बाय पोट्टी श्रीरामालू. और इससे क्या हो गया, पूरे उस पर्टिकुलर आंध्रा स्टेट की उस डिमांड और ज़्यादा तेज़ हो गया. पीपल बिकेम वेरी वायलेंट. एंड व्हाट हैपेंड दैट टाइम, जवाहरलाल नेहरू व्हाट ही डिड इज दैट ही अलाउड टू हैड अ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन 1953. और उन्होंने 1953 में क्या किया, आंध्रा स्टेट को एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया, दैट आउट ऑफ द मद्रास प्रोविंस से एक
नया स्टेट आ गया, आंध्रा स्टेट। लेकिन वो पर्टिकुलर एक शुरुआत था, वो पर्टिकुलर इसलिए शुरुआत था कि उससे और भी अलग अलग जगह पर लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि अगर आंध्रा को दिया है तो हमें क्यों नहीं देंगे। तो मैनी ऑफ द स्टेट, द लोकल, द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, दे आर डिमांडेड फॉर द न्यू स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो पूरी तरह से ये एक कैओस और एक तरह की एक हैवॉक सिचुएशन हो गया था गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना। तो उस समय 1953 में क्या किया गया है, 1953 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने क्या किया, दे अपॉइंटेड ए पर्सन, हिज नेम वाज फजल अली। फजल अली को एक काम दिया गया कि आप जायज़ा लो कि जो डिमांड वो लोग कर रहे हो क्या वो सही है या गलत है। तो फजल अली कमेटी ऑफ 1953, जो बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के भी जाना गया है। तो फजल अली कमेटी 1953, इस फजल अली कमेटी ने क्या किया, उन्होंने जायज़ा लिया, उन्होंने पूरे सिचुएशन का जायज़ा लिया कि वेदर द डिमांड वाज वैलिड और नॉट, और उन्होंने अपना सजेशन दिया। उन्होंने सजेशन क्या दिया, उन्होंने पहले जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उन्होंने जो रिजेक्ट किया कि वो रिजेक्ट किया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट क्या किया, एक्चुअली वाई फजल अली कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कुछ चीज़ों को उन्होंने माना भी उस पर्टिकुलर उस समय के। तो उन्होंने 4 क्राइटेरिया बताया कि इस 4 क्राइटेरिया के आधार पर क्या हो सकता है, एक स्टेट को हम बना सकते हैं। तो उसमें उन्होंने पहला स्टेट जो मतलब क्राइटेरिया बताया कि उस पर्टिकुलर मतलब नया स्टेट बनाने से क्या नहीं होना चाहिए, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी क्या नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी, इन पर ध्यान दिया गया है। 4 चीज़ पर ध्यान दिया गया, यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ द इंडिया को ध्यान दिया गया है पहला क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया ने बताया कि लैंग्वेज एंड कल्चर आर प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स टू फॉर्म ए न्यू स्टेट। तो उन्होंने लैंग्वेज और ये कल्चर को उन्होंने मतलब इम्पोर्टेंस दिया। तीसरा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, उन्होंने इम्पोर्टेंस जो दिया है वो था कि फिनांस एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट्स को तुम बना रहे हो और वहाँ पर एक बड़ा सा एक समुंदर है और इस साइड में जो लोग हैं वो भी सेम भाषा की बातें बोल रहे हैं, उस साइड पे लोग सेम भाषा की बातें बोलते हैं। नाउ यू आर डिमांडिंग कि हमें एक सी स्टेट चाहिए, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में भी क्या होना चाहिए, सिर्फ लैंग्वेज ही सारा कुछ नहीं है, तो वो कन्वीनियंट होना चाहिए, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फिनेंशियली, इकोनॉमिकली वो कन्वीनियंस होना चाहिए, तभी जाकर एक स्टेट बना सकते हैं। और जो 4th फैक्टर कहा उन्होंने, जो इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल सबसे इम्पॉर्टेंट दरवाज़ा होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए एक नया स्टेट बनाने का। तो ये 4 उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि जिसके आधार पर एक नया स्टेट बना सकते। तो उन्होंने उसमें से वो कल्चर और लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो रखा। तो फजल अली कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लागू किया गया है। और फजल अली कमेटी का उस रिकमेंडेशन से क्या हुआ, भारत में फिर से क्या गया, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरीज को एस्टेब्लिश किया गया। तो हम यहाँ पर एक छोटा चीज़ देख लेते हैं। तो क्या पहले कैसा सेटअप था, पहले ही वो सेटअप था जब 1950s में स्टेट सेटअप किया गया था। स्टेट कैसा सेटअप था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी, ये 4 कैटेगरी था स्टेट का। कैटेगरी ए में जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था डायरेक्टली, वो कैटेगरी ए में था, उसमें 9 स्टेट था। देन कैटेगरी बी में, और यू कैन से दैट पार्ट बी कह सकते हैं, पार्ट बी में 10 स्टेट था, जो क्या था, प्रिंसलेस स्टेट था। प्रिंसलेस स्टेट इन द सेंस दैट जो स्टेट ब्रिटिश का डायरेक्ट अंडर में नहीं था, बल्कि वहाँ पर क्या था, ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वहाँ पर प्रिंस या फिर वो जगह कोई एक पर्टिकुलर राजा थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, दीज वर द प्रिंसलेस स्टेट, मणिपुर। तीसरा है कमीशन स्टेट, जो आज के ज़माने में जैसे यूनियन टेरिटोरीज है, वो कमीशन और कमिश्नर स्टेट कहा जाता था उस समय। और चौथा है अंडमान निकोबार। तो तीसरा जो कमीशन स्टेट था उसमें भी 9 मतलब ऐसे स्टेट था। तो वो था इनिशियल सेटअप था 1950s में जो सेटअप किया गया था स्टेट का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो वहाँ पर 9, 10, 9 और
एक था, तो टोटल 29 था वो पार्ट था। और फिर क्या किया गया है, फजल अली कमिटी ऑफ 1953 ने रिकमेंडेशन दिया कि वन स्टेट वन लैंग्वेज का फॉर्मूला उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी बताया कि उसके आधार पर हम क्या कर सकते इन स्टेट का रीऑर्गेनाइज कर सकते। और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर क्या हुआ, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा उनकी जो सुझाव था उसको एक्ट में लाया गया और भारत को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरीज को एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जान लेते, वो है कि वो जो फजल अली कमेटी को सेटअप किया गया था उसके ठीक पहले पहले क्या हुआ था, आंध्रा स्टेट का फॉर्म हुआ था। जो आंध्रा स्टेट भारत का पहला क्या था, लिंग्विस्टिक बेस स्टेट था। जो लैंग्वेज के आधार पर पहला स्टेट फॉर्म किया था वो है आंध्रा स्टेट। तो भारत में आंध्रा स्टेट को 1953 में नया स्टेट का दरवाज़ा दिया गया, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। और इसके बाद जो एजिटेशन स्पार्क्ड हो गया था पूरे इंडिया पे, उसलिए इसके लिए क्या हुआ था, सरकार ने फजल अली कमेटी को बिठाया और उस पर्टिकुलर सिचुएशन की जायज़ा लेने के लिए, एंड देन फजल अली कमेटी केम आउट विद सर्टेन रिकमेंडेशन, एंड दैट रिकमेंडेशन केम इनटू इफेक्ट from 1956 when the 7th Constitutional Amendment Act was passed by then government, and what it introduced the 14th state and 6 union territories. So this is what exactly the State Reorganization Commission as well as the recommendation made by the Fazal Ali and the effect of the 7th Constitutional Amendment 1956 and how it emerged the idea of 14 state and 6 union territories. Now the question comes that now we have 29 states and we have 29 states as well as 7 union territory. So हम यहाँ पर थोड़ा एक देख लेते हैं कि वो in a brief we will discuss about what are the other states that emerged after 1956. वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, हम देख लेते हैं पहले स्टेट्स जो emerge हुआ है वो है 1960 में बॉम्बे का 2 पार्ट हुआ। बॉम्बे का 2 पार्ट क्या हुआ, महाराष्ट्र एज वेल एज द गुजरात। तो ये 2 पार्ट हुआ। तो दिस इज वाई व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द गुजरात बिकेम द 15th स्टेट। तो भारत का 15 स्टेट है गुजरात। देन इन 1963 नागालैंड was carved out from Assam and given a full-fledged state. So Nagaland became the 16th Indian state, Nagaland. Then in 1966 what happened, then Punjab was partitioned into 3 states. तो पंजाब से 3 स्टेट तो हुआ लेकिन पंजाब तो रहा, तो 2 स्टेट अलग से आया। वो था हमें पता है, वन इज हरियाणा एंड वन इज हिमाचल प्रदेश। सो हरियाणा बिकेम द 17th state और हिमाचल became the 18th state of Indian Union. तो यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और 2 स्टेट आया। दिस इज हाउ द स्टेट्स आर emerging. फिर उसके बाद 1972, हमें अच्छे से पता है वाई 1972 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1972 में बहुत सारा स्टेट है, बहुत सारा स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत सारा स्टेट को नया स्टेट का दरवाज़ा मिला। जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट इट वाज अर्लियर ओनली ग्रेटर असम, देन इट इज़ कार्व्ड द डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम असम। तो 1972 में वहाँ पर 3 स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न का 3 स्टेट आया। दैट इज़ वन इज़ मणिपुर, देन मेघालय एज वेल एज द मणिपुर, मेघालय एज वेल एज दिस त्रिपुरा। तो 3 स्टेट वहाँ पर आया, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो 3 स्टेट वहाँ से आया। देन 1975 सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो उसी तरह 1987 में भी आया और 3 स्टेट आया। उसमें हमें पता है गोवा बिकेम द फुल फ्लेजेड स्टेट। उसके अलावा मिजोरम एज वेल एज द अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो गिवन द फुल फ्लेजेड स्टेट। फिर 2000 में हमें पता है 3 स्टेट आया, उत्तराखंड carved out from the Madhya Pradesh. In the same way, Jharkhand was carved out from this Bihar. और उसके in the same way Chhattisgarh carved out from Odisha.
तो यहाँ पर 3 स्टेट आया 2000 में, एंड देन इन 2014 तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये 29 स्टेट, इट बिकेम 29 स्टेट। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंशली स्टेट्स को याद रखना है। तो यहाँ पर एक छोटा सी चीज़ में Delhi and Pondicherry are the only 2 states, union territories which have their own legislature as well as the chief minister। तो पौंडीचेरी और दिल्ली के रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर है लेकिन वो यूनियन टेरिटोरीज है। तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो यहाँ आपको सिक्वेंशियली याद रखना है कौन सी यार में कौन सा स्टेट कार्व्ड आउट है, ये आ सकता है। तो आपको याद रखना है 1960 में गुजरात आया। देन 1967 1966 में आया आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 72, वाई 72 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 72 में 3 स्टेट आया, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। 72। देन 75 में पता है हमने कहा है सिक्किम आया है। तो सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट। तो हमने बताया था कि किस तरह से वो हिमाचल प्रदेश बिकेम द 18th स्टेट। देन मेघालय बिकेम 19, त्रिपुरा बिकेम 20, मणिपुर बिकेम 21, सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट। देन अरुणाचल प्रदेश बिकेम 23rd, देन मिजोरम बिकेम 24th, गोवा बिकेम द 25th। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा ये 1987 में आया। इसके बाद 2000 डायरेक्ट आप आ जाते 2000 में 27 बिकेम झारखंड, 27 छत्तीसगढ़, 28 उत्तराखंड। तो 2000 ये 3 स्टेट आया। और देन 2014 में हमें पता है तेलंगाना बिकेम ए न्यू फुल फ्लेजेड स्टेट कार्व्ड आउट फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट स्टेट्स एज वेल एज द डिफरेंट इम्पॉर्टेंट ईयर जो इस चैप्टर में आपको सवाल पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है। और इसमें आपने देखा होगा हमने 1949 से धार कमीशन है, जेबीपी कमेटी है। फिर 53 में 50 में जो सेटअप था, जो स्टेट का सेटअप बनाया गया है, उससे काफ़ी लोग नाखुश थे। सेटअप ABCD है। प्रिंसलेस स्टेट बी में था, ए में ब्रिटिश इंडियस था, सी में कमीशन स्टेट था और डी में अंडमान एंड निकोबार था। उससे लोग नाखुश थे। तो वहाँ पर साउथ इंडिया में पोटी सी रामालू ने प्रोटेस्ट किया, वो फर्स्ट में चले गए। फिर वो फर्स्ट में थे तो वो फर्स्ट के चलते वो उनका देहांत हो गया। तो उसको लेकर पूरा आंध्रा स्टेट में बवाल हो गया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक अलग से स्टेट दे दिया 1953 में। उसको लेकर फिर दूसरे जगह पर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फिर सरकार ने फजल अली कमेटी को लाया। फजल अली कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि फिर रिकमेंडेशन मैंने बताया ऑलरेडी कि 1 स्टेट 1 लैंग्वेज को उन्होंने डिस्कार्ड किया, लेकिन उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताया जो ऑलरेडी हमने बताया है। फिर 1956 में जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा क्या किया, फजल अली का जो रिकमेंडेशन उसको इफेक्ट में लाया और उसके द्वारा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को सेटअप किया गया। फिर उस 14 से क्या कितना हुआ, अभी 29 हमने बताया इम्पोर्टेंट ईयर, और 7 यूनियन टेरिटरी जो 6 था, और इसके बाद अभी चंडीगढ़ बिकेम द यूनियन टेरिटरी। तो ये था आपका सीक्वेंशियली किस तरह से स्टेट आया और स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी। वी विल डिस्कस लेटर क्लास, वी विल डिस्कस अबाउट citizenship, Article 5 to Article 11. The part 2, we will discuss about the citizenship according to the feedback you will provide to me.